तो मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या क्या नुकसान बताया कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है कि ड्राइनेस आ जाएगा, पूरी तरीके से सुखाड़ आ जाएगा, और ये सुखाड़ हमारे प्लांट स्पीशीज को जब इफेक्ट करेगा तो एनिमल स्पीशीज तो इफेक्टेड होंगे ही होंगे। ठीक है, नाउ आपको मैं एक और खतरा बताता हूँ कि एक और, जैसे कि तो मैंने क्या बताया कि नदियों का पानी सूख जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने से प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, बारिश भी नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, नदियों से पानी नहीं आएगा तो क्या, बारिश के पानी से खेती कर लेंगे। बारिश भी नहीं आएगा। और अब बताता हूँ बारिश का क्या कंसेप्ट है, समझना ध्यान से। बारिश का ये कंसेप्ट है, ये बारिश कैसे होता है, मुझे बताओ बारिश कैसे होता है। जो बादल होते हैं, बादल का जब कंडेंसेशन होता है, सॉरी डीकंडेंसेशन होता है तो बारिश होता है, राइट। और बादल बना कैसे है, बादल बना है पानी के कंडेंसेशन से। और वो कहाँ बना है तो सुनना ध्यान से, समंदर जहां पे भी है, समंदर के ऊपर वाले इलाके में टेम्परेचर है कम एटमॉस्फेयर में, तो वहां पर जब सनलाइट आया उसकी प्रेजेंस में वो सब वेपराइज हो गया, समंदर का पानी वेपराइज हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में। और जब वेपराइज हुआ तो एक तरीके से वाटर वेपर बन गया। और आपको पता होगा कि ये वाटर वेपर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जोन में जाता है। और सुनना ध्यान से, आज की डेट में समंदर के ऊपर जो टेम्परेचर है, समंदर के ऊपर जो टेम्परेचर है वो जो खेतों वाला एटमॉस्फेयर है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, खेतों में आज पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, हम लोग जिस इलाके में रहते हैं पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे CO2 का अपटेक ज्यादा हो रहा है, वहां पेड़ तो है नहीं, CO2 को कोई अपटेक करता है नहीं, तो वहां CO2 को अपटेक नहीं किया जा रहा है, यहाँ CO2 को अपटेक किया जा रहा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर CO2 को अपटेक किया जा रहा है तो यहाँ जो ऊपर में CO2 लेयर होगा उससे कुछ रेडिएशन तो क्रॉस करके चल जाता होगा, या कम एब्जॉर्प्शन होता होगा, उसका क्रॉस करके नहीं जाता होगा, सॉरी, उसका कम एब्जॉर्प्शन होता होगा, हीट रेडिएशन कम रिलीज होता होगा, वार्मनेस यहाँ कम है। समंदर के पास कोई पेड़ है नहीं, तो वहां जो CO2 गैसेस है वो CO2 गैसेस ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, और ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, सॉरी वहां जो लाइट आ रही है, सोलर लाइट आ तो जा रही है, जब रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ सरफेस से तो CO2 गैसेस ज्यादा है, तो सोलर लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, हीट रेडिएशन ज्यादा रिलीज हो रहा है। इसका मतलब आज की डेट में टेम्परेचर का एक ग्रेडियंट बना हुआ है टेरेस्ट्रियल इलाके और समुद्री इलाके के एटमॉस्फेयर के बीच में। और जब वो समुद्री इलाके के ऊपर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वहां पे जब इसका पानी का वेपराइजेशन हुआ, मींस कंडेंसेशन हुआ, तो ये पूरा का पूरा क्लाउड्स बना। और ये क्लाउड्स की टेंडेंसी है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मूव कर जाने की, और इसके लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट है भी, तो वो सब मूव करके आ जाता है किधर, खेतों के ऊपर या अपने अपने लोग के घर के ऊपर। क्यों, क्योंकि इधर का पूरा माहौल प्लांट वाला है, तो इधर टेम्परेचर कम है, वो क्लाउड मूव करके इधर आ गया। और जब वो इधर मूव करके आया और तब जाके वो इधर हो गया डीकंडेंस, और वो सारा वाटर लिक्विड के फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंच गया और हमारे खेतों में भी आ गया। मजा आ गया, पूरा खेती बढ़िया हो गया, किसान बारिश का इंतजार करते हैं। लेकिन इन फ्यूचर ये नहीं होगा। कोई बता सकता है कि ये बारिश नहीं, क्यों नहीं होगा इन फ्यूचर? दिमाग लगाओ, इन फ्यूचर ये बारिश भी रुक जाएगा। हाँ, इफ डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो प्लांट CO2 एब्जॉर्ब ही नहीं कर यही पाएगा। कारण है कि दिन रात आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, प्लांट तो काटे ही जा रहे हो, और ऊपर से एनिमल का नंबर बढ़ता जा रहा है, CO2 रिलीज भी बढ़ता जा रहा है। तो इस CO2 का कंसेंट्रेशन आप डे बाय डे टेरेस्ट्रियल इलाका में बढ़ाते जा रहे हो। और अगर डे बाय डे CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी तो सोलर लाइट से आने वाली फिर रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, और ज्यादा से ज्यादा वार्मनेस क्रिएट हो रहा है। मींस इन फ्यूचर टेरेस्ट्रियल इलाके के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और समुद्री इलाके के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, और टेम्परेचर ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा। तो क्लाउड मूव करके इधर आ ही नहीं पाएंगे, समंदर में ही बनेगा और समंदर में ही बरसेगा, और यहाँ पानी ही नहीं होगा। नदियों का पानी आपने ऑलरेडी सुखा रखा है, मर जाओगे, तरफ तरफ के मर जाओगे, ना बारिश होगा ना नदियों में पानी बचेगी, और इस तरीके से पूरी भयानक सुखाड़ आएगी। ये खतरा है भाई साहब। ये तो मैंने बताया आपको हार्मफुल इफेक्ट। बेनिफिट एक तत्कालिक बेनिफिट है। मैं आपको आजकल प्लांट फोटोसिंथेसिस में पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, C3C4 प्लांट। देखिए क्या है ना कि मैं आपको अभी CO2 बताऊंगा, जब फैक्टर्स बताऊंगा फोटोसिंथेसिस के। तो जो C3 प्लांट है ना, आपको पता है कि C3 प्लांट में रूबिस्को के चारों ओर CO2 ज्यादा रहेगा तो कार्बोक्सिलेशन होगा, O2 ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजनेशन रहेगा। तो अगर ये चक्कर C4 में है, ये नहीं है।
सी फ्रॉम में ऑलरेडी पकेज की एक्टिविटी ज्यादा होती है CO2 के लिए और रुबिस्को की कम होती है, तो ऑलरेडी CO2 रुबिस्को के चारों ओर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा के रखते हैं। आपको मैंने कहा था CO2 कंसंट्रेशन इफेक्ट के जरिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम C4 में नहीं है और कैम में भी नहीं है। कैम तो अपना स्टोमेटा सोच समझ के ही खोलता है, ठीक है। आज आपको शाम में कैम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। C3 प्लांट में क्या है कि अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा CO2 होगा तो ज्यादा से ज्यादा CO2 अपटेक करेंगे और रुबिस्को के चारों ओर CO2 को बढ़ा के रखेंगे और इससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। क्योंकि CO2 ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा। अब आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी में भी कौन, पहले तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा, फिर जाके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। आपको अच्छा लगा होगा सुन के कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बढ़िया बेनिफिट है, अच्छा लगा ना सुन के, लेकिन ये तत्कालिक बेनिफिट है। बोलो क्यों? अरे भैया ठीक है, आज C3 प्लांट आपको फर्टिलिटी ज्यादा दे रहा है, एग्री हूं, इस बात से एग्री हूं। इन फ्यूचर तो पानी नहीं आएगा, बारिशों नहीं होगा, तो क्या कर लेगा रे CO2? प्लांट को तो पहले पानी चाहिए, मिनरल चाहिए, तब ना CO2 चल लेके फोटोसिंथेसिस चलाएगा। कि खाली CO2 से फोटोसिंथेसिस चल जाएगा? बताओ जरा, पानी कहाँ से आएगा? इवन फोटोसिंथेसिस में CO2 रिएक्ट करेगा पानी से। नियर बाय फ्यूचर में CO2 के बढ़ने से C3 प्लांट में किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एक तो ये बात। दूसरा, आज की डेट में भी जो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने से C3 प्लांट को फायदा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है इकोसिस्टम की, ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। थ्योरेटिकली आपको लग रहा होगा बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा समझना। अगर CO2 कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में हो गया और वो सारा CO2 कंसंट्रेशन अंदर आके स्टोमेटा के थ्रू अंदर आके रुबिस्को की तरफ बहुत ज्यादा हो गया, तो मुझे बता, स्टोमेटा पार्सली क्लोज होने लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों क्लोज होने लगेगा? क्योंकि स्टोमेटा खुलता ही गैसेस कंसंट्रेशन के बिहाफ पे है और वाटर ग्रेडियंट के बिहाफ पे है कि अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है तो यहाँ से वाटर निकलना चाहता है ट्रांसपिरेटरी लॉस करने के लिए, तो उसके लिए भी खुलता है और CO2 अपटेक के लिए खुलता है। तो वो जो स्टोमेटा खुल रहा है, अगर CO2 ऑलरेडी अंदर बहुत ज्यादा आ गया तो अब अंदर लेना नहीं है। और दूसरा कि अगर स्टोमेटा अब CO2 ज्यादा नहीं लेना है अंदर, तो अब बोलोगे सर फिर तो ट्रांसपिरेशन पूरी तरीके से रुक जाएगा। तो इसके लिए प्लांट ने क्या किया है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ा लेता है और उसको आधा आधा खोल के रखता है। C3 प्लांट नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ा लेता है और पार्सली क्लोज करके रखता है, पार्सली ओपन करके रखता है। इससे प्रॉब्लम, इससे क्या होता है कि CO2 जितना अंदर आ गया है उससे काम चलाओ और थोड़ा बहुत ही वाटर को बाहर निकालो, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पूरा खोल देंगे तो हो जाएगा ट्रांसपिरेटरी वाटर लॉस एक्सेस। तो इस कदर C3 प्लांट ने अपने स्टोमेटा को पार्सली क्लोज करके आज अपना फायदा ले रहा है। CO2 इसको बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। ये थियोरेटिकली सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली ये कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? नियर बाय फ्यूचर में C3 प्लांट की भी ऐसी की तैसी होनी है। C3 प्लांट को अपना भविष्य नहीं पता है, उसकी भी ऐसी की तैसी होनी है, ठीक है। क्यों नहीं है? पानी का शॉर्टेज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है C3 प्लांट के साथ भी फ्यूचर में। इसका मतलब ओवरऑल कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं पूरी कहानी को समराइज करता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रकार से पॉजिटिव थिंग्स है, कोई नेगेटिव थिंग्स नहीं है। मैंने आपको कहा ना, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 नेचुरल पार्ट था हमारे CO2, आज आपने उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। ये तो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में 0.3% होता ही था, होता था कि नहीं होता था, और ये जरूरी था। अच्छा मैं आपको बताऊं CO2 कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है। अगर आप 2001 में देखोगे, 2001 में, तो ये पार्ट्स पर मिलियन का 368 पार्ट्स पर मिलियन था CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में। 2015 के आसपास ये पहुंच चुका है मामला 402 पार्ट्स पर मिलियन, और आज तो काफी बढ़ चुका है। सुधर जाओ, अभी भी मौका है, 2035 दूर नहीं है, मर जाओगे सबके सब। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। रिपोर्ट देख लेना 2020 का, 22 का, 21 का देख लेना, CO2 कंसंट्रेशन 402 से बढ़ा ही है, घटा नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है। मौका है, अभी भी मौका है 10 साल सुधरने का, सुधर जाओ अभी भी। नहीं सुधरोगे तरफ के मरना, देख लेते हैं क्या कर लोगे पैसा का, ठीक है। तो इससे कुछ नहीं होता है, CO2 कंसंट्रेशन को घटाइए। तो आपको मैं रियलाइज करा रहा हूँ कि इतने सालों में इतना CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा है, तो अगले 10 सालों में अगर आप नहीं सुधरे तो स्थिति भयावह आने वाली है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये IPCC कह रहा है, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, नीट में आ चुका है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया होगा। नाउ आप कहेंगे सर इतना डरा दिया, इसका समस्या भी बता, इसका समस्या का निदान भी बता दीजिए। समस्या तो बता दिए, समस्या का निदान क्या आप नहीं जानते, आप इतना बुद्धि नहीं आपके पास। क्या होता हो सकता है समस्या का निदान? बोलो तुम ही लोग बोलो भाई, समस्या का निदान क्या हो सकता है बताओ।
प्लांटिंग कर सकते हैं। प्लांटिंग कीजिए, डिफॉरेस्टेशन को CO2 का घटाइए, हाँ CO2 इमिट करने वाले सोर्सेस को मिनिमाइज कीजिए और इस प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल लेवल पर इनिशिएट कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। अभी तो क्या हो रहा है, सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। अरे भैया ये CO2 जब हम यहाँ छोड़ेंगे तो ये केवल हमारे ही देश में नहीं रहेगा, यहाँ बढ़ता जाएगा तो हमारे पड़ोसी देश में जाएगा, वहां बढ़ेगा तो फिर हमारे उसके पड़ोसी देश में जाएगा, वो छोड़ेगा तो इधर आएगा। तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे सोचना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्लांटिंग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, डिफॉरेस्टेशन कम से कम कीजिए, आबादी कम कीजिए। आपको पता नहीं है कि CO2 बढ़ने से वार्मनेस बढ़ रहा है और एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले पैथोजन का तो मजा हो रहा है, उसको तो चाहिए ही वार्म इन्वायरमेंट ग्रो करने के लिए। इसीलिए आज की डेट में रोग ज्यादा हो रहा है, डिजीज ज्यादा हो रहा है। आबादी कम कीजिए तो CO2 रिलीज उससे भी कम होगा। उसके बाद ऐसे व्हीकल को मिनिमाइज कीजिए जिससे CO2 इमिट होता है। कंबसन रिएक्शन, जलाने वाली चीजों को कम कीजिए। कोशिश कीजिए कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करें, जो कि बाद में बैग वगैरह भी क्या करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए, जो जाके बाद में डिकम्पोज हो जाए, जलाने की जरूरत ना पड़े। ऐसी चीजों का समाधान कीजिए। सबसे बढ़िया प्लांट लगाइए, लाइफ बढ़ाइए, सबसे बढ़िया यही है। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाइए, जितना ज्यादा प्लांट लगा सकते हैं प्लांटेशन से भर दीजिए, जंगल बना दीजिए पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया बच जाएगी। ठीक है, तो ये कीजिए। और इसके लिए ऐसा नहीं कि काट दें पेड़, काटना ही सॉल्यूशन नहीं होता है, बचाना भी सॉल्यूशन होता है। मैं आपको एक सिंपल बता, लोगों की सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में जो मेन बिल्डिंग है, मेन ब्लॉक है, वहां से हॉस्टल्स जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा कैंपस के अंदर, इतना बड़ा कैंपस है। लोग क्या कहते हैं कि क्या जरूरत था, शॉर्टकट इधर से रास्ता बना देता। तो भैया इंजीनियर ने जो पाथ बताया वो पाथ बना हुआ है। अब हाँ मानते हैं कि शॉर्टकट अभी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसके बीच में पूरा कैंपस के अंदर जंगल ही जंगल है, उस जंगल को काटना पड़ता। अब आप सोच के देखो कितना बड़ा नुकसान होता है। आज आप उस जंगल को काटते टेम्पररी रास्ता बनाने के लिए, फिर कल जब फ्यूचर में नया बिल्डिंग और बनाते हैं तो इंजीनियर तो वो वाला रास्ता बताया है, तो फिर आप कहते हैं कि अब इस रास्ता को बंद कर देते हैं और रास्ता को चालू करते हैं, क्योंकि फिर बिल्डिंग सिस्टमेटिक नहीं बनेगा, इंजीनियर कह रहे हैं। तो फिर ये जंगल तो आप काट दिए ना, फिर जंगल बना पाएंगे क्या दोबारा? और अगर बनाएंगे तो तब तक तो जंगल का नुकसान हो गया ना। उससे बढ़िया है कि उतना पैदल चलिए ना उधर से, या ई रिक्शा भी चल रहा है उससे चलिए, तो वो तो बढ़िया है ना। इधर जंगल भी बचा, उधर आपका योगा भी हो गया। नहीं, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा केवल मैं सोच सकता हूँ, आप भी सोच सकते हैं। सोचो ना यार, हमारे साथ के लोगों की सोच ऐसी नहीं, तो अभी कौन सोचेगा ये चीज? आपको सोचना पड़ेगा, हमें पर्यावरण के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचिए ना, आप नहीं पैदल चल सकते हैं, साइकिल ले लीजिए, ई रिक्शा चलता है उससे चलिए, जरूरत क्या है कि स्कूटी हिले? पर्यावरण जब बचाया जा रहा है तो आप उसमें सहभागी दीजिए, आप उसमें सहभागिता दिखाइए। ठीक है, बोलने से नहीं होता, करने से होता है, तब जाके पर्यावरण बचेगा। और ये सब मैं इतना एम्फेसिस तक इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन तो एक ही आना ग्रीन इफेक्ट से, लेकिन ये नीट वीट 10 साल के बाद सब बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए मैं इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ, प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाइए और डिफॉरेस्टेशन को मिनिमाइज कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब मैं एक बार आपको नोट पे दिखा देता हूँ कि नोट्स में क्या कैसे है। विवेक, अगर तुमको निकलना है क्या, टाइम है अभी अपने पास? 2 मिनट का समय है, पढ़ लो। हाँ, कहाँ गया ये? तो नोट्स में सारी बातें आपको लिखी मिल जाएगी ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ये देखो, आपको ये परसेंटेज भी याद रखना है, ये परसेंटेज नीट एग्जाम में पूछा जाता है। मेन तो यही सब है, लिटिल अमाउंट में NO2 SO2 ओजोन वाटर वेपर ये सब भी कर देता है। ठीक है, 2001 में देख लो 368 था और 2015 में 402 पार्ट्स पर मिलियन हो चुका है। ठीक है, ये पूरा मैंने वही बात बताया। अच्छा, एक बात इसमें बताना मैं भूल गया, जल्दी से बता देता हूँ। एक बार पता है, ये CO2 की अमाउंट तो बढ़ती जा रही है, इससे अर्थ का एल्बिडो वैल्यू भी बढ़ रहा है। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? बताओ। अरे अगर CO2 का लेयर बढ़ता जा रहा है तो आने वाली रे जो रिफ्लेक्ट हो रही थी CO2 लेयर से, अब रिफ्लेक्ट भी तो ज्यादा हो रही है। और अगर रिफ्लेक्ट ज्यादा हो रही है तो मुझे बताओ, रिफ्लेक्शन पावर ही तो एल्बिडो वैल्यू था। हेलो, था ना? सो गए क्या सबके सब? यस सर। अतीक, कैमरा ऑन क्यों नहीं है? ये है डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, पढ़ लेना, सब कुछ बता दिया मैंने। पिछले 100 सालों में 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। आज के डेट में तो ओवरऑल 100 सालों में जब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। आप यही डाटा याद रखो, 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, वो भी 3 डिकेट्स मतलब 30 साल, एक डिकेट में 10 साल होता है, 3 डिकेट्स में ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, ये सब बातें वही जो मैंने पढ़ाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ नहीं, वही लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ाया है, आप इसको रीड करना। वही बात है, ये देखो बारिश नहीं होगा फ्यूचर में, आज तो हो रहा है,
फ्यूचर में बारिश नहीं होगा, आपने प्लांट को काट दिया इसलिए ड्राइनेस आ जाएगा, मरोगे तरपड़ा के, ठीक है। ये लिखा है कैसे कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, आपको मैंने बोल रहा हूँ ना 2035 से 50 के बीच में, और ये 6th मास एक्सटेंशन होगा। मास एक्सटेंशन समझा चुका हूँ, लार्ज स्केल पे स्पीसीज का लॉस हो जाएगा, छठा मास एक्सटेंशन। और ये छठा मास एक्सटेंशन 300 साल बाद होने वाला है, ठीक है। 300 साल पहले हुआ था 5th मास एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये होने वाला है, ठीक है। ये सारी बातें वही कंट्रोल से रिलेटेड, CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट, तत्कालिक बेनिफिट वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये मैंने लास्ट में बता दिया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉब्लम नहीं। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अच्छा चीज था, दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या किसी को डाउट है? अतीक, नो राजेश्वरी, नो सर, रिभा, नो सर, सृष्टि, नो, विवेक, विवेक, हाँ। तो अब मैं आपको एक बार 11th NCERT केमिस्ट्री नंबर 2, 11th NCERT केमिस्ट्री का की जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर यहाँ पे देखो यूनिट 14 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी है आप देख लेना, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हेडिंग है चैप्टर का, ठीक है। उसमें आपको कई सारी चीजें रीडिंग लगानी है, और कई सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट कर दी बायोलॉजी में। जैसे अब आप देखते चलो क्या क्या मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये सब आप पढ़ लेना, सब आपको समझ में आएगा। पहला पेज कंप्लीट है, पढ़ते चलना, जो डाउट होगा पूछ लेना। दूसरा पेज कंप्लीट है, पढ़ते चलना। थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन इसमें अच्छे से दे दिया है, उसको देख लेना। ये सब पढ़ते चलना, सब कंप्लीट है। ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन, ये सब ये जितने भी हैं ऊपर वाले, ये सब आपको पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। नीचे आ जाओ, ग्लोबल वार्मिंग आज पढ़ाया, पढ़ लेना, सब समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पढ़ा चुका, वही तो ग्लोबल वार्मिंग है, पढ़ लेना, सब समझ में आएगा, ठीक है। ये देख लो डायग्रामेटिकली यहाँ पे दे रखा है, ये सब समझ में आएगा, पढ़ लेना, ठीक है। ये सब एसिड रेन सब समझ में आ जाएगा, पढ़ लेना। ताजमहल इफेक्टेड हो रहा है, सब समझ में आएगा, पढ़ लेना, ठीक है। ये सब पढ़ लेना। पर्टिकुलेट मैटर पढ़ लेना, पोल्यूटेंट, स्मोक फॉर्मेशन पढ़ लेना, सब पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये देखो फोटोकेमिकल स्मोक डायग्रामेटिकली यहाँ दे रखा है, ठीक है, पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल कैसे करें वो भी आ जाएगा समझ में आपको, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट बच गया है, यहाँ से कर लेंगे। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। इसके आगे ओजोन लेयर वाला कल पढ़ाएंगे, ठीक है। विवेक एक मिनट रुक जाओ, बस मैं 12th NCERT लाके होमवर्क दे रहा हूँ। हाँ, तो अब आपको अपनी बायोलॉजी वाली NCERT में जो पढ़ लेना है बता रहा हूँ, जल्दी से आ जाइए। पेज नंबर 1 बायो वाली NCERT में, केमिस्ट्री वाली समझ गए ना, ये पूरा पढ़ लेना भैया, ये केमिस्ट्री वाली NCERT। केमिस्ट्री वाले सर बायो वाले के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन बायो वाले केमिस्ट्री वाले के भरोसा नहीं छोड़ते हैं। पेज नंबर 280, उस पर लिखा होगा हेडिंग नंबर 16.6, यहां से पढ़ना शुरू करना। उसके बाद पढ़ते पढ़ते आ जाना पेज नंबर 282 पर, और यहाँ पे पढ़ लेना हेडिंग नंबर 16.7 के ऊपर तक, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, बाकी चीज NCERT में कल स्टार्ट होगी, अपनी बायोलॉजी की NCERT कल स्टार्ट होगी। अब तक मैं NCERT पढ़ा रहा था केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट कवर हो चुका है। चलिए अब आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, जल्दी से। विवेक, विवेक बताओ ये है या फिर चला गया? विवेक, सर डाउट है? हाँ डाउट है नो सर। तो जा सकते हो क्लास। हाँ सृष्टि,
नो सर। रिभा सर मेरे पास केमिस्ट्री का बुक नहीं है। केमिस्ट्री का बुक नहीं तो पीडीएफ भेज देंगे हम, पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप में। हाँ रिभा। नो सर। राजेश्वरी, नो सर। अतीक, नो सर। चलिए इतना पढ़िए जल्दी से, पॉल्यूशन को भी जल्दी से निपटा देते हैं और उसके बाद जो है अपना उधर वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, मेन पैथोलॉजी वाला। चलिए बाय बाय।